नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है बदलती हल्द्वानी और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जगमोहन रौतेला। जगमोहन रौतेला एक फ्रीलांस पत्रकार हैं। पिछले 4 दशकों से उत्तराखंड में पत्रकारिता कर रहे हैं। तमाम सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर लेखनी चला रहे हैं। आज हम बात करेंगे हल्द्वानी शहर किस तरह से बदल रहा है, इसकी संस्कृति, इसके इतिहास पर मोटा मोटी हम बात करेंगे। जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता। नमस्कार सभी श्रोताओं को। आप जगमोहन दा यहीं पैदा हुए और यहाँ आपका बचपन बीता, स्कूलिंग कुछ आपकी हुई होगी। तब का हल्द्वानी कैसा था और आज जो हल्द्वानी हम देख रहे हैं, उम्मीद थी कि इतनी जल्दी बदलेगा, कुछ जल्दी बदला है या कुछ धीरे बदल रहा है? थोड़ा सा उसके बदलाव पर मैं चाहती हूँ कि आप अपना कलम तो आप पेनी लिखते ही हैं, थोड़ा नजर आप घुमाएं, थोड़ा बोलें कि कैसा था हल्द्वानी। थोड़ा अगर बदलते हुए हल्द्वानी की बात करूं, मैं लगभग 35-40 साल पहले की हल्द्वानी की बात करूं तो तब का हल्द्वानी बड़ा शांत, ठहरा हुआ, धैर्यवान सा था। मतलब जीवन चलता था, सामाजिक सरोकार भी होते थे, लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल भी होते थे, लेकिन ये दिखाई देता था कि कौन क्या कर रहा है। और आज का हल्द्वानी भागता हुआ, हाँफता हुआ, दौड़ता हुआ, बेसुध पड़ा हुआ हल्द्वानी मुझे दिखाई देता है। जहां लोग दौड़ तो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अंत में वो कहाँ पहुंचता है उसे भी नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। कई बार चलते चलते आधे रास्ते से लौट आता, अरे यार मुझे तो उधर जाना था, ये कहाँ आ गया। मतलब बड़ी अजीब उलझन में है आदमी। वो उलझन चाहे नई आर्थिक नीतियों को लेके कह लें या बाजारवाद के प्रभाव को लेके कह लें या एक दूसरे से, मतलब आदमी के अंदर यह है कि मुझे किसी भी तरीके से आगे निकलना है। अब वो आगे कहाँ जाना है ये शायद उसे भी पता नहीं चलता। तो आगे निकलने की जो होड़ है हर तरीके से, वह जो है आज की तारीख में जो मुझे दिखता है, जो मैंने बचपन का हल्द्वानी देखा और उसके बाद मेरी अवस्था कम से कम 25-26 साल हल्द्वानी से बाहर बीती है। तो उसके बाद जब मैं शहर में लौट के आया हूँ, तब मुझे शहर बड़ा बेसुध सा, बड़ा बेपरवाह सा और बड़ा लापरवाह सा और कई खुदगर्जी भी वो शहर में दिखती है। इस तरीके से मैं हल्द्वानी के बदलाव को पिछले 35-40 साल के दौर के बीच में देखता हूँ। जी, तो 35-40 साल पहले ये छोटा सा एक कस्बा रहा होगा या छोटा एक शहर बनता हुआ आज महानगर की तरफ भी बढ़ रहा है, मतलब नगर निगम यहाँ पर हो गया है। तो क्या हम कहें कि महानगर बनने की तरफ एकदम से बढ़ रहा है तेजी से? बहुत सारे मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुल गए हैं, पूरा एक शहरी चमक दमक है। अभी फ्लाईओवर्स नहीं बने, बस इतना ही है। हाँ, ये मैं वही कह रहा हूँ। अब एक नए तरीके से है कि हमारी परिभाषाएं शहर को लेके, महानगर को लेके या किसी छोटे, जब हम कह देते हैं कि कस्बाई शहर है, ये परिभाषाएं अभी तक मैं खुद के रूप में अगर देखता हूँ तो मैं आज तक तय नहीं कर पाता हूँ। महानगर हमने मान लिया, जैसे बहुत सारे लोग, चाहे वो इष्ट मित्र हों या कुछ जानने वाले हों जो हल्द्वानी में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो बड़े उससे कहते हैं यार तुम्हारे हल्द्वानी ने तो बहुत डेवलप कर लिया। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि डेवलपमेंट है क्या, डेवलपमेंट में यह है कि जिन खेतों में फसलें होती थी वहां सीमेंट कंक्रीट के जंगल उगाए हैं। और डेवलपमेंट में यह है कि जिन गलियों में हम बड़े बेपरवाह होकर बड़े आराम से निकल जाते थे, वहां हम पैदल चलने की स्थिति में नहीं है। हमें इतना डर रहता है, हमें इतना भय रहता है कि पता नहीं कौन सा गाड़ी वाला, कौन सा मोटरसाइकिल वाला पीछे से आके ठोक के चल देगा और जब मैं घायल पड़ा रहूंगा तो कोई मुझे उठाएगा भी नहीं, क्योंकि कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रही हैं महिलाएं तो चेन खींच दे रहे हैं गले से। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। वो जो डर है, अपराध, मतलब वो जो अपराध भी बड़ा है, अपराध भी बड़ा है। हालांकि हम दूसरे तरीके से देखें तो जो एक डर, उस तरीके से जो डर पहले होता था वो अब लोगों के अंदर नहीं है। आम लोगों के अंदर आदमी बेफिक्र होकर निकल जाता। पहले एक दौर ऐसा होता था कि लोग होते नहीं थे, आबादियां कम थी, तो आदमी शाम होते ही सूरज ढलने के बाद दाएं बाएं इधर उधर जाने में डरता था। उसके डरने के कई कारण थे। ये हल्द्वानी शहर की बात है ना?
हल्द्वानी शहर की ही बात कर लें, अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब 20-25 साल में पहले पुराने की बात कर लूं तो कालाडूंगी चौराहे से लोग मुखानी चौराहा क्रॉस करने में रिक्शा वाला सूरज डूबने के बाद नहीं आता था। मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं 2000 के आसपास की बात कर लूं। अच्छा। तो यदि आप रिक्शे वाले को कहोगे कि पीली कोठी चलना है सूरज डूबने के बाद, तो बड़े आश्चर्य से देखता था ऊपर नीचे कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है? कि बाबूजी मैं नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि नहीं बाबूजी आप तो चले जाएंगे, मेरे हाथ ऐसे मेरी जेब खाली हो जाएगी। अच्छा, तो चोरी डकैती का ये डकैती का नहीं, जो छुटपुट जो लूट जो हो जाती थी उस तरीके से, कोई संगठित नहीं था। जैसे कुछ आवारा टाइप के लड़के खड़े हो गए जो नशेड़ी हैं वो हैं, तो मिल गया तो उसने कहा ला भाई कितने ला निकाल, और बहुत ज्यादा लोग होते नहीं थे सड़कों में, तो एटलीस्ट वो खतरा कम हुआ है। वो खतरा कम हुआ है। आज तो मैं देखता हूँ जब मैं कभी देहरादून से लेट नाइट रात की बस में आता हूँ तो कालाटोंगी चौराहे पे मैं उतरता हूँ, या कभी रामनगर वाली बस से आता हूँ तो लाल डांट चौराहे पे उतर जाता हूँ, या कुसुमखेड़ा चौराहे पे उतर जाता हूँ, तो मैंने बहुत सारी जो यंग लड़कियां हैं जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं, 17-18 साल की हैं, 20-21 साल की हैं, वो उस रात में भी वो भी आती हैं और वो भी बेधड़क होकर उन चौराहे पे उतर जाती हैं। ये बात अलग है कि उनके परिवार के लोग वहां लेने के लिए उसके लिए आए रहते हैं, या लोग कालाडूंगी चौराहे से कोई माँ बेटी हैं रात को 1 बजे 1:30 बजे भी उतर रही हैं तो बड़ी बेफिक्र होकर रिक्शे में बैठती हैं और अपने घर को निकल जाती हैं। तो ये इसके सकारात्मक पॉइंट्स हैं कि शहर जब बनता है तो कुछ आजादी भी मिलती है, कुछ लोग हाँ ये भी होता है जब आबादी ज्यादा होती है या आने जाने का साधन सुविधाजनक ज्यादा हो जाता है। अब आप टेम्पो में बड़ी तेजी से जा सकते हैं, ई रिक्शा में तेजी के साथ जा सकते हैं। आपके घर के लोग जहां पर आप कहें रात को एक फोन कॉल पे वो आपके आने से जब तक आप किसी चौराहे पे उतरते हैं गाड़ी से या रेलवे स्टेशन से रेल से आते रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो आपके घर के लोग वहां पर मौजूद, आप क्योंकि साधन सबके पास है, मोटरसाइकिल से हैं, गाड़ियां हैं या दूसरे साधन हैं, लोग टेम्पो बुक कर ले। अब जो नजदीकी लोग हैं जिनको लोग पहचानते हैं तो टेम्पो वाले को फोन करके वो भी आने को तैयार हो जाता है कि ठीक है आप मुझे फोन कर देना, मैं आपको फलां जगह मिलूंगा, आप चिंता मत करिए। जब जगमोहन जी जब शहर का विस्तार होता है तो आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे शहर में मर्ज होते जाता है। जैसे हम नगर निगम का देखें तो इस साल कई सारे गांवों को अपने नगर निगम में मर्ज कर लिया गया है, तो वहां फिर स्ट्रीट लाइट लगेंगी, वहां तक सड़क पहुंचेगी। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? हल्द्वानी भी क्योंकि इस तरह से ये लगातार विस्तार पा रहा है। हाँ ये तो है, किसी भी शहर का विस्तार होता है तो उनके साथ गांवों की बलि ली जाती है। एक तरीके से अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं तो विकास के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, जो मेरा मानना है, हम गांवों की हत्या कर देते हैं। जो गांव का जो एक अपना भोलापन है या गांव का जो अपना रहन सहन है, जो मेल मिलाप का जो रिश्ता है, वो शहर के रूप में या सुविधा के रूप में शहर में शामिल तो कर लिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो गांव की जो एक पहचान होती है जिसके लिए हम गांव को जानते हैं, मेल मिलाप के लिए, अपनत्व के लिए, भाईचारे के लिए, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने के लिए, पूरे गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ तक कि वो रिश्तेदारों तक को जानते हैं कि इसके रिश्ते कहाँ कहाँ हैं, इनकी बहू किस गांव से आई हुई है और इनके बेटे का ससुराल कहाँ है, ये तक लोग जानते हैं। और आज की तारीख में तो जब हम शहरीकरण की ओर बढ़ते हैं, जब ये सब चीजें होती हैं, तो शहर में एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि गांव में एक लोग गांव जब बसता है तो अचानक नहीं बसता। उस गांव को बसने में कम से कम 2-3 पीढ़ियां लग जाती हैं, और वो 2-3 पीढ़ियां जो हैं उस गांव में लगातार रहती हैं, तब लोगों का एक दूसरे के साथ आत्मीय संबंध बनता है और लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो पाते हैं। मतलब एक तरीके से कहने तो 30-40 साल से वो परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो एक दूसरे के व्यवहार के बारे में जानते हैं, वो एक दूसरे की आदतों के बारे में जानते हैं। कोई बात हो जाए तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ ये कहने के लिए खड़ा हो जाता है कि नहीं ये ऐसा तो कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। यदि किसी ने उस पर कोई आरोप लगा दिया तो वो उनकी हाँ पूरी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, उसके नाते रिश्तेदारी तक को पहचानते हैं, उसके दोस्तों तक को पहचानते हैं। तो वो एक तरीके से पूरे भरोसे के साथ किसी संकट में फंसने पर वो उसके साथ खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा काम तो कर सकता है लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन आप शहर में ये कल्पना नहीं कर सकते।
अगर आप शहर में आप जो मैं भी देखता हूँ अपने आस पड़ोस में अपने मोहल्लों को या दूसरे मोहल्लों को जो नातेदारियां की हैं, आप वहां 10 साल क्या 15 साल 20 साल भी रह लीजिए, जब आपके साथ संकट आ जाएगा तो बड़ी खुशफुसाहट के साथ होगा कि क्या पता क्या चलता है आजकल, पता नहीं का हो सकता है कुछ करता हो, हमें तो नहीं पता, हम तो इतना ही जानते हैं कि हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे मोहल्ले में रहता है, अब क्या पता बाहर जाके क्या करता है। तो वो जो संकट है, संकट के समय का जो संकट है साथ देने का, वो एक सबसे बड़ा दोष या सबसे बड़ा बुराई जो है मैं शहरीकरण के बारे में कह सकता हूँ। जैसे ग्रेटर हल्द्वानी अभी गोलापार में बन रहा है, तो हम देखते हैं कि गोलापार की जो जमीनें जो बेच रहे हैं, उनके बच्चे उस पैसे पर बिल्कुल विलासिता का जीवन जी रहे हैं और पढ़ाई वढ़ाई बंद हो रही है। इस तरह के भी इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं ना। ये तो बिल्कुल है और एकदम कड़वा सच है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि न तो उनके पास जमीनें बच रही हैं और न वो खेतीबाड़ी करना जानते हैं। आज की तारीख में आप हल्द्वानी के आसपास के यदि गांवों की बात करें, जो हल्द्वानी के 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव हैं, तो वहां जमीनों ने जो पैसा उगलना शुरू किया है वो खेतीपाती के रूप में नहीं, लेकिन जो आप पर वर्ग फीट के हिसाब से जो आप जमीन बेच रहे हैं, जो उसकी कीमत लग रही है, तो जिनके पास 10 एकड़ 20 एकड़ जमीनें हैं, मतलब एक तरीके से 40 बीघा 50 बीघा जमीनें हैं, तो उनको थोड़ा सा जमीन बेचने में उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। वो दिक्कत इसलिए भी नहीं होती कि उनको नहीं पता कि उनके 3 पीढ़ी पहले 4 पीढ़ी पहले उनके दादा परदादा ने कितनी मेहनत से और किस भावना में रह के वो जमीनें खरीदी थी। वो पीढ़ी तो चली गई और ये नई पीढ़ी नए दौर की, जब हम कह देते हैं कि नए दौर की है, तो इसे हर कीमत पे अपने लिए सुविधा चाहिए। तो वो सुविधा वो अपने उस पुरानी जो परंपरागत पीढ़ी की जो जमीनें हैं उनको बेच के वो सुविधा हासिल कर रहा है, जुटा रहा है। उसमें वो कार ले रहा है, हर रोज मॉल में आके शॉपिंग कर रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से हमने जो नई विकास की जो परिभाषाओं में हमने गांव को हमेशा जो है ही देखा, वो हमने लिखा भी, साहित्य में भी हमने उसको गंवारपन शब्द दिया, जबकि वो मुझे लगता है कि बड़ा विवत से शब्द है गांव के लिए। गंवारपन का मतलब ये आ जाता है कि इसे कुछ नहीं जानता, ये ऐसे ही है। तो उस गंवारपन से उसका फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल, वो मुझे लगता है कि उस पीढ़ी को खुद उस गंवारपन से निकलना चाहती है। वो अपने आप को पढ़ लिख के आगे करके या कुछ नया काम करके, खेती में नए प्रयोग करके, जब आप पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आपके नजदीक में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है और आप उस यूनिवर्सिटीज में नहीं भी जाएं तो आपके आसपास नेट की सुविधा वहां से ले सकते हैं। आपके पास नेट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से आप सीख भी सकते हैं खेती के नए तरीकों को, या कि उसमें कोई बीमारी लग गई, कोई कुछ हो गया, या बहुत सारे विशेषज्ञ ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप अनुरोध करेंगे तो वो ये मायने नहीं रखता कि वो देश के किस कोने में बैठा हुआ या दुनिया के कौन से देश में। हमारा कनाडा में बैठे हुए किसी विशेषज्ञ से भी आप ऑनलाइन गोलापार में बैठ के अपने घर के लिए काम निकाल सकते, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता। बिल्कुल। जगमंदा, हम देखते हैं कि हल्द्वानी शहर जो गेटवे ऑफ कुमाऊं कहा जाता था और है भी, पहले भी था, अब पूरा ठहरने के लिहाज से एक ऐसा शहर बन गया है कि सेवानिवृत्त हैं तो हल्द्वानी में बसना है और एक जमीन का टुकड़ा तो हल्द्वानी में होना ही चाहिए। तो लगता है कि पूरे पहाड़ के हर गांव का प्रतिनिधित्व जो है हल्द्वानी में शायद पहुंच चुका होगा। इसे लेकर क्या राय है कि क्या वजहें हैं कि इस हद तक का पलायन है और एक ऐसा बन गया है टैबू कि हल्द्वानी में बसना है? नहीं, वही मैं अभी जो मैंने कहा, वो एक सामाजिक तौर पे एक तरीके से वो पता नहीं कितनी पीढ़ियों पहले या कितने सालों पहले हमारे मन मस्तिष्क में वो सब चीजें भर दी गई कि जो गांव में रह रहा है वो कुछ नहीं है। आज हम बात करते हैं हमारे गांव उजड़ रहे हैं, तो उसका बेसिक तौर पर मैं जिम्मेदार अपने ही लोगों को या खुद को मानता हूं कि हम लोगों ने एक दौर में जो बाहर नौकरी के लिए चला गया, हर महीने जो एक बंधी बताए वेतन के रूप में जिसे तनख्वाह मिल रही है, उसे हमने ज्यादा इज्जत दी घर परिवार में, गांव में, बनिस्बत उसके जो घर में खेती बाड़ी करके पूरे गांव को खेतों का आबाद करके अपने घर में दूध दही घी इफरात में जो पैदा करते हुए रह रहा था, अपने माँ बाप को देख रहा था, बल्कि उस भाई के बच्चों और परिवार को तक देख रहा था जो भाई बाहर नौकरी कर रहा था। हमने उसको हीन भावना से देखा, हमने उसको इज्जत से नहीं देखा कि आप ये सब चीजें कर रहे हैं।
तो एक फैशन बन गया है कि हल्द्वानी शहर में रहना है और यहाँ घर होना चाहिए, तो इस वजह से पूरा हल्द्वानी पे जो बर्डन आ रहा है उस पर उसका हल क्या है? क्योंकि कल के दिन ट्रैफिक बढ़ेगा तो फ्लाईओवर बनाने लग जाएंगे, तो इस तरह से जो वही महानगरों का जो कॉन्सेप्ट है वही धीरे धीरे हल्द्वानी पर भी लागू होता है। तो जब तक हम इस आबादी को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, गांवों तक इनको रुकाएंगे नहीं, तब तक ये बदस्तूर जारी रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी शहर को बसाने की योजना किसी के पास नहीं है। कोई शहर योजनागत तरीके से नहीं बसता है, वो बेतरतीब तरीके से बसता चला जाता है। उसके बाद जो है, जब लोगों को जिन सुविधाओं के लिए हमने छोड़े, हमने अपने पुश्तैनी घर छोड़ दिए, जिन पुश्तैनी घरों से हमको लगाव था, वो पुश्तैनी घर हम एक झटके में छोड़ देते हैं इन हल्द्वानी जैसे मैदानी शहरों में आने के लिए। क्योंकि लेकिन जब असुविधाएं होने लगती तो तब फिर सुविधाओं की बात होने लगती है कि साहब फला गली तो अभी कच्ची है। मैं हल्द्वानी में ही बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, हल्द्वानी से 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर पे जो उस तरीके से हल्द्वानी के रिंग रोड के साथ जो जहां रिंग रोड बनाने के, रिंग रोड ही है वो एक तरीके से, ठीक है, सरकार ने भी ऑफिशियल उस तरीके से नहीं बनाया, लेकिन लोगों के आने जाने के हिसाब से रिंग रोड है। तो उन्हीं रिंग रोड से लगी हुई ऐसी कॉलोनियां मैंने देखी है, अपने रिश्तेदारों को देखा है, जहां बरसात में आप जा नहीं पाते, मतलब वो कीचड़ से डूबी हुई है, लेकिन लोगों ने रह लिया क्योंकि आपको हल्द्वानी का मोह है ना, कि मैंने हल्द्वानी में ले लिया और हल्द्वानी में मकान बना लिया। घर मैंने बंजर छोड़ दिया, घर का मकान मैंने बंजर छोड़ दिया। मैं कभी साल में या 2 साल में कभी देवता पूजने या कभी मेरे परिवार का या बिरादरी का कोई खास काम है या परिवार के कोई लोग वहां हैं, उनके अगर आपके पास पैसा है तो आप घर पे भी बना ले रहे हैं। हाँ, अगर आप 2 मंजिला 3 मंजिला घर नहीं रहना है उसके बाबूद भी आप बना लेते हैं वहां पर। बना लेते हैं। तो वो जो सुविधाएं कई बार मैं लगता हूँ, या एक बड़ा सा सामान्य सा सवाल है बहुत ज्यादा कि अगर चिकित्सा की सुविधाएं होती तो लोग गांव नहीं छोड़ते। चिकित्सा की सुविधा की यदि मैं बात करूं तो हमने पिछले 2 साल में, ये जो पिछले 2 साल से कोरोना वाला महामारी का जो दौर चला हुआ है, इसमें मैंने अपने कई रिश्तेदारों को खोया है, या अपने अगल बगल के बहुत सारे जान पहचान वाले लोगों को हल्द्वानी में जो रहते हैं उनको खोया है। क्या उनके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं थी? वो तो एक, अगर देखें तो वो तो एक चिकित्सा के हब में रह रहे थे। जैसे आजकल एक नए उसमें हल्द्वानी को कहा जाता है कि साहब ये अब ये चिकित्सा का हब हो गया है, मेडिकल हब हो गया है हल्द्वानी। लेकिन क्या उन रिश्तेदारों को हम बचा पाए? या सडनली किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, क्या हम उन्हें बचा पाते हैं? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हम उन्हें बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते। तो जब हम हल्द्वानी में नहीं बचा पाते तो ये तोहमत सिर्फ पहाड़ के लिए ही क्यों? मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि पहाड़ में बहुत सुविधाएं हैं या बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक बेसिक जो एक सवाल है वो यहां आके भी खड़ा होता है। एक दूसरा एक सवाल आता है कि रोजगार को लेकर, कि रोजगार से लोग आए इसलिए लोग पलायन करके हल्द्वानी में बस गए। मैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं, या मेरी नातेदारी में है या जान पहचान में है, या जिन लोगों को वैसे देखा है वो नौकरी पहाड़ में कर रहे हैं लेकिन उनके बच्चे हल्द्वानी में हैं। तब फिर नौकरी पलायन का सवाल कहाँ आया? बिल्कुल। या हल्द्वानी से दूसरे शहरों में है, या हल्द्वानी से दूसरे शहरों में नौकरी के लिए उनके पास अवसर ही नहीं, वो बाहर जाना पड़ता है, वो बाहर चले गए। तो बहुत सारे सवाल वक्त और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बेमानी से हो जाते हैं, लेकिन हम उसको हमेशा उसी को हम कहते रहते हैं कि साहब इसकी वजह से, इसकी वजह से। एक दौर में ये सब चीजें थी, लेकिन आज के दौर में यदि हम देखें, या जो पहाड़ों में जो हजारों जो लाखों लोग आज भी रह रहे हैं, वो क्या बिना चिकित्सा और बिना पढ़ाई के रह रहे हैं? उनके बच्चे कोई नहीं पढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल। शहरों में जो पानी भराव की आपने बात की, गलियों में पूरा डूबी रहती हैं, क्या वजह है? एक पत्रकार के तौर पे आप देखते ही होंगे, लिखते होंगे, क्या विभागों में आपसी सामंजस्य नहीं होता है? सड़क बनती है फिर खुद जाती है, ये मसले अभी तक बने हुए हैं। विभागों में सामंजस्य तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर विभाग अपने तरीके से काम करता है, वो दूसरे विभाग से जुड़ा हुआ ही नहीं है। वही मैं कहना कि जो हमारा विकास का जो एक डेवलपमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बड़ा बिखरा छितरा हुआ और अनियोजित है।
जिस विकास के नियोजन की और योजना की हम बात कर रहे हैं उसी को लागू करने के लिए पूरा अनियोजन है, मतलब उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। आप मुख्य सड़कों को भी देख लीजिए कि अभी मुखानी सड़क को देख लीजिए, कुछ महीने पहले बनी थी, उसके बाद गैस पाइपलाइन डालने के लिए वो सड़क खोद दी गई है, जबकि जगह आपको मतलब हमने एक ही झटके में वो करोड़ों रुपया जो सड़क के उसके सुधार के लिए हमने जो पैसा खर्च किया था वो एक झटके में हमने खुद खोद के किनारे कर दिया। अब फिर क्या होगा, उसके बाद तकलीफ जो हुई, फिर जो कई महीनों तक लोगों को तकलीफ होगी, फिर लोग हल्ला मचाएंगे, फिर उसमें डामरीकरण हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि कोई नई पाइपलाइन आ जाएगी पेयजल योजना की, फिर आप सड़क खोद देंगे। तो वो जो योजनागत जो एक योजनाओं का जो योजना होनी चाहिए वो किसी विभाग में कोई तालमेल नहीं है। फिर लोग खोद देते हैं और उसके बाद उन सड़कों को देखते नहीं। हल्द्वानी जो एक व्यापार, दूसरा मैं इसी में एक बात बता रहा हूँ, जो आपने जो एक सवाल कहा कि सड़कें जो हैं कीचड़ युक्त हो रही है, ये हो रही है, इसमें हम बहुत अराजक है। एक सामान्य तौर पर जो मुझे लगता है एक नागरिक के तौर पर कि हम जो है एक गैर जिम्मेदार और अराजक समाज की ओर बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। हम भले ही बड़ी नौकरियां करते हैं, बड़ी तनख्वाह पाते हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने गांव अपने मोहल्ले के लिए हमारे अंदर जो योजना होनी चाहिए या हमें जो अनुशासित होना चाहिए वो हम बिल्कुल नहीं है। बाहरी हल्द्वानी जो नया जो हल्द्वानी बसा है, जो पुराने नगर पालिका से बाहर का जो इलाका है, मैं इधर मुखानी नहर से पूरा नीचे तक का इलाका ले लूं तो बाकी या इधर सुशीला तिवारी से नीचे वाला इलाका पूरा ले लूं, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से नीचे का, तो पहले पूरा गांव का इलाका था। और इन गांवों में एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो खेत थे उन खेतों में कम से कम 3 या 4 गूलें थी जो बिल्कुल रिकॉर्डेड थी, राजस्व के नक्शे में दर्ज थी कि फला गांव में फला खेत से गूल निकलेगी और पूरे खेत को सींचते हुए वो आगे को बढ़ती चली जाएगी। तो जब नया हल्द्वानी बसा, जब प्लॉट कटने शुरू हुए तो लोगों ने क्या किया कि उन गूलों को बंद करना शुरू किया। जिसके प्लॉट उन गूलों के किनारे थे, किसी ने तो उस गूल पे ही कब्जा कर लिया, किसी ने यह था कि उस गूल के जो गूल की जो दीवार होती है उस पे अपने मकान का दीवार लगा दी, और या लोगों ने कूड़ा डालना और डंपिंग जोन उन गूलों को बना दिया। उससे क्या हुआ है कि जो बाहरी हल्द्वानी के जितने नई कॉलोनियां हैं ये जल भराव की स्थिति में आने लग गई हैं। और अभी तो थोड़ा बहुत जो अगल बगल जो प्लॉट खाली है उसकी वजह से आप बरसात का पानी उन प्लॉट में जाके आपके मोहल्लों को सुरक्षित रख रहा है। मुझे चिंता उस दिन की होती है जब आने वाले 4 साल बाद 5 साल बाद जब वो पूरे मोहल्ले में हर खेत में जो प्लॉट खाली है मकान बन जाएगा, तब वो आपका पानी कहाँ जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम तो हम खुद बंद कर चुके हैं। अनियोजित प्लान है, जितने भी मोहल्ले बस रहे हैं बिना किसी प्लान के बस रहे हैं। जो रजिस्ट्रियां होती है उसमें तो खाली देखते हैं हाँ भाई इतनी पूरी सड़क है, इधर पानी का ढाल कोई कहीं नहीं देख रहा कि किधर को ये पानी जाना है और किधर को इसको आगे को निकलना है। रकसिया नाले का जो हम हर रोज जो बरसात में जो हम कहते हैं कि साहब रकसिया ने कहर मचा दिया, रकसिया ने कहर नहीं मचाया है। हम एक निर्जीव या बेजान चीज को दोष देने लगते हैं जबकि गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने रकसिया के ऊपर कब्जे करने शुरू कर दिए हैं, हमने रकसिया नाले को गूल में तब्दील कर दिया है। आप जितना आगे को बढ़ते जाएंगे उतना रकसिया नाले का मुहाना कम होता जाता है, जबकि किसी भी नदी या किसी गाड़, किसी भी गधेरे, किसी भी नाले का प्राकृतिक एक स्वभाव है कि जहां से वो निकलती है वहां उसका मुहाना कम चौड़ा होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो उसका मुहाना चौड़ा होता जाता है, क्योंकि उसके साथ इधर उधर से पानी आता जाता है तो उसका बहाव तेज होता जाता है, तो उसका मुहाना चौड़ा होता जाता है। लेकिन रकसिया नाले के साथ भी उल्टा है, वो शुरुआत में आपको चौड़ा दिखेगा, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है तो सकरा होता जाता है। जब उसके जो इधर उधर से जितना उसमें मोहल्लों का या सड़कों का जो पानी आता है आखिर वो जाएगा कहाँ। एक दूसरा जो होता है कि उसके किनारे जितने भी लोग बस रहे हैं सब उसमें कूड़ा डालते हैं। उसके किनारे जितनी दुकानें हैं वो सब अपनी दुकानों का कूड़ा उस रकसिया नाले में डालती हैं।
तो जिसे सब्जी वाले ने सड़ी सब्जियां उस पर डाल दी, सब कर रहे हैं। सब्जी वाला सब्जी डाल रहा है, जो होटल वाला वो अपना कबाड़ डाल रहा है, कारपेंटर जो अपना लकड़ी का बुरादा डाल रहा है, या किसी का फर्नीचर का काम है तो उसके साथ जो पोलोथीन और ऐसा, मैंने तो लोगों को देखा कि डल्लब के गड्ढे तक जो है उस रगसिया नाले में लोगों ने डाल दिए हैं। जिसके पास बेकार हो गया, नया ले, अब उसको डाले कहाँ, उसको ले कौन जाए, वो देखता है तो रगसिया नाले में ही डाल देता है। ये एक बहुत ही बदसूरत तस्वीर आपने दिखाने की कोशिश की और बहुत ही मौजूद वो जो तबाही है, उस तबाही के तो कारण हम खुद हैं, रगसिया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जगमोहन जी, हल्द्वानी शहर जो मूलतः तराजू का शहर के रूप में जाना जाता है, व्यापार शहर के रूप में, लोहा, लक्कड़, बजरी, सीमेंट पूरा पहाड़ को सप्लाई होता है, तो आज उस शहर में कुछ बदलाव दिखते हैं कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो रहा है और कुछ लिखने पढ़ने, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां कुछ हो रही हैं। इस क्षेत्र में भी क्या हल्द्वानी शहर को हम आंक सकते हैं? हाँ, तराजू मंडी पहले भी था, और पहले प्योर मंडी था। पहले जो हल्द्वानी जो है बिल्कुल मंडी के तौर पर था, और हल्द्वानी में एक वक्त ऐसा भी था, 1940 के आसपास का दौर ऐसा भी था, 35 के आसपास लगा लीजिए, कि जब हल्द्वानी में सिर्फ जाड़ों में व्यापार होता था। मतलब कुछ बहुत कम, मुश्किल से 5-7 दुकानें रही होंगी, लेकिन जितना जो बाजार लगता था जाड़ों में, वो एक तरीके का पटरी बाजार होता था। आपके पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, धामपुर, इधर से लोग जो है गुड़ लेके आते थे। गुड़ का बहुत ज्यादा व्यापार जो है हल्द्वानी में होता था। तो एक तरीके से वो गुड़ की मंडी भी तब थी, और हल्द्वानी में इसलिए भी लोग आते थे कि हल्द्वानी में जो है तब आज के हिसाब से ठंड काफी कम होती थी। रात को ठंडा जरूर होता था, लेकिन दिन में आपको चटक बढ़िया धूप खिली भी मिलती थी, आप आराम से घाम तापने के लिए हाँ आते थे। तो एक तरीके से जो नीचे का जो व्यापारी आता था वो भी घाम तापने के लिए आता था, और पहाड़ के जो लोग सामान लेने आते थे वो भी यहाँ आते थे, आराम से 10-15 दिन रहते थे। किसी को बहुत जल्दी जाने की या होड़ मचने की नहीं होती थी, वो आराम से अपना खरीदारी करके, टेंट वेंट लगे हुए अपना उसमें लगा हुआ है, तो वो सारी चीजें। तो हल्द्वानी तब से ही एक व्यापारिक शहर के रूप में रहा है, और आज भी है उस तरीके से। हालांकि उसका विस्तार अब मॉल तक, कॉम्प्लेक्स तक, वहां तक चला गया है। और मंडी जो अनाज या फल की जो मंडी है आज भी हल्द्वानी है, उसका भी विस्तारीकरण हुआ है, बहुत तेज हुआ है। और ये तो डेवलपमेंट है उसके। जैसे हम देखते हैं कि कुछ पुस्तक मेले भी लगने शुरू हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से ये प्रवृत्ति उत्थान समिति ने काफी कुछ किया है, बाकी और भी बहुत सारे ग्रुप वहां भी। तो एक तो हल्द्वानी कई सारी मिली जुली संस्कृतियों का शहर है, बनिया भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पर हैं, तो कई सारी संस्कृतियों का मिश्रण एक तरह से है। तो सांस्कृतिक रूप से भी आपको लगता है कि समृद्ध हो रहा हुआ है? हाँ, कुछ यदि हम कार्यक्रमों के हिसाब से देखें तो तब समृद्धता नजर आती है। यदि हम जो आपने जो बातें की कि मेलों की या पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच की या कुछ दूसरे उस तरह के पुस्तक मेलों की जहाँ लोग होते हैं, उस तरीके से यदि हम देखें तो सांस्कृतिक रूप से समृद्धता दिखती है। लेकिन यदि हम आम लोगों की बात करें तो उसमें जो मूल जो यहाँ का जो पहाड़ का जो आदमी है, मूल आदमी, वो अपनी पूरी सांस्कृतिक विरासत, बोली, भाषा और तीज त्योहारों को खत्म करके खोता हुआ मुझे दिखाई देता है। वो लगता है कि वो आज भी जो अपनी पहचान का संकट लेके यहाँ बैठा हुआ है, जबकि वो पहचान का संकट उसे क्यों है ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आता। खुद पैदा किया हुआ है, जबकि वो खुद पैदा किया हुआ है, तो वो उस पहचान को लेके ठीक है, फेसबुक में भी, ट्विटर में भी, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में खूब होती है संस्कृति की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें। लेकिन जब हम धरातल पे दिखाई देते हैं तो वहाँ बड़ा सन्नाटा, बड़ा सूनापन दिखाई देता है। मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं फूलदेई के त्योहार की बात करूंगा, जो चैत्र महीने की पहली गति को मनाया जाता है। कुमाऊं में तो खैर एक ही दिन होता है, गढ़वाल में पूरे चैत के महीने बच्चे फूल संक्रांत का त्योहार मनाते हैं। तो उस दिन मुझे आज भी याद है, बचपन में हमारे स्कूल में छुट्टी होती थी और हम जो है उस दिन बड़े खुश होते थे कि आज फूलदेई का त्योहार है, और पूरे गांव में जहां तक हम जा सकते थे, 8 घर, 10 घर, 15 घर तक हम भी सवेरे थाली लेके उसमें चावल है, गुड़ है, फूल है, वो फिर हम हर गांव के देहरे में डालते हुए फूलदेई, छम्मा देई, तैदानी, भरबकार, ये सब कहते हुए हम हर घर में जाते थे। वहां से हमको भी चावल, गुड़ जरूर मिलता था। बाद के दौर में फिर जब
सिक्कों का प्रचलन होने लगा तो 2 पैसे, तब 2 पैसे, 3 पैसे, ज्यादा से ज्यादा किसी को ज्यादा मिल गए तो 5 पैसे। अच्छा, 5 पैसे का भी दौर, मतलब बहुत होता था 5 पैसा। फिर 1 रुपए 2 रुपए का दौर आया, 1 रुपए 2 रुपए का दौर, 10 रुपए का नोट रखना ही पड़ता है। अब तो 10 रुपए भी कुछ नहीं है। इससे हम देख सकते हैं कि पैसे का भी कितनी जल्दी अवमूल्यन हाँ, हुआ है। अवमूल्यन हुआ है। तो अगर मैं उस नजरिए से देखूं तो वो उत्साह मुझे नए, जिसे हम कह रहे हैं कि बदलता हुआ शहर है, बदलती हुई चीजें सब कुछ है, वहां मुझे उत्साह कहीं नहीं आता। मैं अपने मोहल्ले में देखता हूँ तो मुझे अपनी लड़की के साथ मतलब 2 दिन पहले से उसको कहना पड़ता है, बेटा पड़ोस में अपनी उस सहेली को बोल दे, अपने उसको बोल दे, उसने उसको बोल दे। तो जिस दिन फूलदेई आती है उस दिन भी फिर बच्चों को घर से बुलाना पड़ता है कि भाई आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। तो बड़ी मुश्किल से फिर बच्चों के अंदर शर्म भी पैदा हुई है उसी मांगने में, घर जाने में। नहीं, वो मांगने का नहीं है, हमने उनको उस संस्कृति से, उस रीति रिवाज से हमने उनके अंदर वो उत्साह पैदा ही नहीं किया। जो वही मैं कह रहा हूँ कि जो शहरीकरण के अंदर जो हमारे अंदर जो हीन भावना आई, वो पता नहीं कैसे आई, मेरी समझ में नहीं आता है। ये शोध का विषय ही है मेरे लिए, सामाजिक शोध का विषय है, और इस पे होना चाहिए कि चीजें हुई कैसे, क्यों आई और कैसे दूर होंगी। वो हमारे समाज शास्त्रों के लिए एक बड़ा सवाल है, इस पे जरूर बात की जानी चाहिए। तो वही बड़ा संकट है। बिल्कुल। और ऐसे ही घुघुतिया त्योहार के दिन है, मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो हम लोग जो है सवेरे उठ के, जो हम नहाते भी नहीं थे, जाड़ों के दिन होते हैं बहुत, तो उस दिन भी हम गर्म पानी से सवेरे अपना नहा के वो करके कौवा बुलाना है करके, नहा धो के करके अपना नए कपड़े पहन के, जो धुले हुए नए कपड़े पहन के कौवा बहुत जोर से चिल्लाते थे। और तब तो पड़ोस भी दूर दूर होते थे गाँव में, तो एक पड़ोसी को तो ताकि दूसरे पड़ोसी भी करे, अरे नहीं उठो उठो रे उठो, वो देखो वो नंते कौवा बुलून बैठ गया, तुम पड़ो जा। तो इस तरीके का भी यह माहौल था। अब मैं देखता हूँ तो कहीं मतलब वो जो नए शहर क्या जो हल्द्वानी से लगे हुए गांव हैं, वहां भी मुझे लगता है कि वो आवाजें लगभग गायब सी हैं। बिल्कुल। तो सांस्कृतिक पक्ष से अगर देखें तो हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं, और हल्द्वानी में बस हम फिर सोशल मीडिया के जरिए उसको जीवित रखने की कोशिशें कर रहे हैं और स्यापा कर रहे हैं एक तरह से। हाँ, मैं स्यापा ही कहूंगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है काफी बातें हो चुकी हैं, हल्द्वानी शहर पर होने को तो बहुत सारी बातें हैं। हाँ, बहुत सारी बातें हैं। श्रृंखला के तौर पर भी आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल अलग अलग पक्ष पर हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जगमोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी यादें बातें साझा करने के लिए। धन्यवाद सुनीता, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए बुलाया। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये बातें, ये यादें आपको अच्छी लगी हों तो अपना सुझाव, अपना कमेंट हमें जरूर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।